चौथे चरण के लिए 96 सीटों पर मतदान चल रहा है। आंध्र प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 9% वोटिंग हुई है। बिहार में सुबह 9 बजे तक 10.18% वोटिंग होती हुई। जम्मू कश्मीर में सुबह 9 बजे तक 5.07% वोटिंग हुई है और झारखंड में सुबह 9 बजे तक 11.78% वोटिंग। मध्य प्रदेश में 14.97% वोटिंग होती हुई। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो यहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रह गया है, 6.45% ही वोटिंग हो पाई है। ओडिशा में भी 9.23% वोटिंग होती हुई। तेलंगाना में भी 9.51% वोटिंग हो चुकी है। यूपी में सुबह 9 बजे तक 11.67% वोटिंग होती हुई। वेस्ट बंगाल में ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, 15.24% मतदान हो चुका है। 96 सीटों पर लगातार मतदान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए लगातार ये हमने आपको बताया कि कौन से राज्य में कितना प्रतिशत तक मतदान हुआ है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में आपको बताएं कि सुबह 9 बजे तक 11.67% तक वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश अपने आप में काफी अहम राज्य हो जाता है। वोटिंग की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपको बता दें सुबह 9 बजे तक 11.67% वोटिंग हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के और भी कई शहर, जिसमें अकबरपुर में सुबह 9 बजे तक 12.16%, बहराइच में सुबह 9 बजे तक 14% तक वोटिंग हुई है। धौरहरा में सुबह 9 बजे तक 13% तक वोटिंग हुई है। इटावा की बात करें तो 7.06% वोटिंग। फर्रुखाबाद में सुबह 9 बजे तक 13.15% तक वोटिंग। हरदोई में सुबह 9 बजे तक 13.17% तक वोटिंग हुई। कन्नौज में सुबह 9 बजे तक 14.23% तक वोटिंग हुई है। तो इसके साथ ही कानपुर का आंकड़ा बताए तो 7.84% तक वोटिंग। खीरी में 9 बजे तक 12.21% तक वोटिंग। मिश्रिक में 9 बजे तक 12.92% तक वोटिंग हुई है। शाहजहांपुर में 9 बजे तक 5.94% तक वोटिंग। तो वहीं सीतापुर में 9 बजे तक 14.28% तक वोटिंग हुई है। और उन्नाव की बात करें तो 11% तक वोटिंग हुई है। और ये आंकड़ा हमने आपको बताया क्योंकि देखिए लगातार अपने मत का प्रयोग करने के लिए हालांकि मतदाता पहुंच रहे हैं। कई ऐसे शहर है जहां पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कई ऐसे शहर है जहां पर वोटिंग प्रतिशत जो है वो हमें कम देखने को मिला है। बिल्कुल, तो लगातार धौरहरा में भी सुबह 9 बजे तक जितनी वोटिंग हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इटावा में 7.06% वोटिंग होती हुई। तो हरदोई में मतदान लगातार देखने को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और वहां पर बूथों पर सुरक्षा कड़ी देखने को मिल रही है। देखिए वहां की खास तस्वीरें। इस समय हरदोई और मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में मतदान चालू हो चुका है और आपको बता दें कि हरदोई जनपद में जो लोकसभा सीट 31 हरदोई लोकसभा सीट है उस पर 5 विधानसभाएं आती हैं और मिश्रिक की 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव मतदान जारी है। आपको बता दें कि यहाँ पर 2124 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 3328 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं उसमें सबसे प्रथम आपको बता दें जो पहला वोट डालकर हमारे साथ निकले हैं वो उमेश गुप्ता हैं, यहाँ के व्यापारी हैं। आइए इनसे बात करते हैं किन मुद्दों पर इन्होंने वोट दिया है, जो आगामी आने वाली सरकार जो आएगी, जो 5 साल का कार्यकाल होगा, वो क्या उम्मीदें करते हैं और हरदोई में जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके बारे में, उनका निस्तारण के बारे में, उन समस्याओं के निस्तारण के लिए क्या कहना चाहते हैं। वोट राष्ट्रवाद के नाम पर दिया गया है। राष्ट्र सर्वोपरि चुना, वरना ये क्षेत्र सांसद विहीन क्षेत्र है। यहाँ पर पिछले 20 वर्षों से जो सांसद चुने गए कभी दिखाई नहीं पड़े, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर वोट डाल के आया हूँ अपना। ये बताएं कि ये जो हरदोई की कुछ मूलभूत समस्याएं भी हैं, आप क्या चाहते हैं कि 5 साल जो सरकार आगे रहेगी वो क्या उम्मीदें करते हैं? मूलभूत समस्याओं की बात में सांसद दस महोदय का कोई योगदान नहीं है। हमारे यहाँ पर नरेश अग्रवाल जी हैं और वही और नितिन अग्रवाल जी विकास के कार्य करवाते थे जो भी संभव होते हैं। देखिए ये वोट का महापर्व है और मेरी तो यही अपील है सभी से कि अधिक से अधिक इस मतदान करें और बढ़ चढ़ कर मतदान के महापर्व में हिस्सा लें। तो तमाम मतदाता हमारे साथ मौजूद रहे, यहाँ के फर्स्ट वोटर भी हमारे साथ मौजूद रहा, सबसे हमने बात की है। सभी की उम्मीदें यही नई सरकार से जो आए वो अच्छा विकास कार्य करे और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। कैमरा पर्सन अंबु स्टार नेटवर्क 10 हरदोई। तो देखिए चौथे चरण में कानपुर में भी मतदान लगातार जारी है। सभी लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान करने पहुंची है बीजेपी विधायक नीलिमा कटियार से खास बातचीत भी हुई है। सरसमीर हमारे साथ बात करने के लिए नीलिमा कटियार जी हैं, विधायिका बीजेपी से, बहुत मतदान करके आए। मैम मतदान किया है, क्या कहेंगे इस बार? देखिए पहली बार ये देश विकसित भारत के लिए वोट कर रहा है। सड़क, बिजली, पानी, इन सब मुद्दों से मोदी जी ने इस देश को आगे निकाल लिया है और ये किसी भी देश के नागरिकों के लिए, मतदाताओं के लिए मैं समझती हूँ कि बड़ा सकारात्मक और बड़ा
जिसको कहेंगे आनंद का अवसर है कि जिस नेतृत्व के लिए वो मतदान करने जा रहे हैं उस नेतृत्व ने अपना विश्वास लोगों के हृदय में जमा लिया है और मतदाता स्पष्ट रूप से देख सकता है कि अगर तीसरी बार और अगर नहीं लगा है मोदी जी तो आ ही रहे हैं, ये बार जो होगा भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा। और जिस तरह से 25 करोड़ लोग अपनी निम्न आय सीमा से ऊपर आने का काम इस देश के अंदर किया है, ये पूरा देश ये निम्न आय वर्ग और गरीबी इन शब्दों से मुक्त हो जाएगा। क्या लगता है मोदी जी इस बार गारंटी काम आएगी कि पीडीए जिस तरीके से हमलावर है बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य पर? देखिए, गारंटी तो मोदी की ही चलेगी और चलती आ रही है, इसमें कोई किसी को कोई संशय हो, कोई दुविधा हो, ऐसा अब देश में बचा नहीं है। इसलिए ये जो गठबंधन है और ये देश का एक एक नागरिक जान चुका है, मैं आपके माइक पर बोलूं तो ये ठगबंधन है ना। ये थी हमारे साथ नीलिमा कटियार बीजेपी विधायक, जिन्होंने कहा कि तीसरी बार भी मोदी जी की गारंटी ही चलेगी। अपने सहयोगी के साथ दीपक सिंह, नेटवर्क 10 कानपुर। उधर चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग चल रही है और ऐसे में उसका क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज रहा वो भी हम आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। तो 96 लोकसभा सीट पर मतदान लगातार देखने को मिल रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 जगहों की अलग अलग तस्वीरें जहां नेताओं ने मतदान किया है। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने मतदान किया, आंध्र प्रदेश में सीएम जगन मोहन रेड्डी ने मतदान किया, हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वोट डाला, आंध्र प्रदेश के गंटूर में टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, हैदराबाद में भी अज़ुद्दीन ओवैसी ने वोट डाल दिया है और तमाम दिग्गजों ने वोट कास्ट करके अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी। तो ये 6 तस्वीरें अलग अलग राज्यों के अलग अलग जगहों की जहां पर तमाम दिग्गज वोट कास्ट करते हुए और लोगों से वोट अपील करते हुए नजर आए। बिल्कुल मनीषा, सही कहा आपने। ये देखिए 6 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मध्य प्रदेश से ये पहली तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। आंध्र प्रदेश की दूसरी तस्वीर में आप जगन मोहन रेड्डी को देख पा रही हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया। इसके साथ ही जी किशन रेड्डी जो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पहुंचे, एन चंद्रबाबू नायडू टीडीपी अध्यक्ष जो है वो पहुंचे, इसके साथ ही अज़ुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे हैं अपने वोट का प्रयोग करने के लिए। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लगातार और ये सभी वोट करने के बाद, वोट कास्ट करने के बाद अपील भी मतदाता से करते हुए नजर आ रही हैं। और चलिए देखिए, लगातार चर्चा इस महामतदान को लेकर जारी और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो चलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुशील वकील जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार विपिन तोमर जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। और चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले भोलानाथ जी आपके पास में आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए 3 चरणों का चुनाव हो चुके हैं, चौथे चरण का चुनाव है, सुबह 9 बजे तक वोटिंग प्रतिशत भी सामने आ चुका है। इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है, 3 चरणों से चौथा चरण किस तरीके से आप अलग देख पा रही हैं? देखिए जी, पिछले 3 चरणों में से 2 चरणों में मतदान प्रतिशत बिहार में बहुत ही कम रहा था और 9 में लोकसभा सीट निकल गए थे, लेकिन तीसरे चरण में मौसम थोड़ा सुधरा तो मतदान प्रतिशत बढ़ा और ये 60% प्लस में गया। तो इस बार भी उम्मीद किया जाना चाहिए कि मौसम वैसा गर्म मिजाज का नहीं है, तो मतदान प्रतिशत सही जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और जहां तक बिहार में लोकसभा सीटों का सवाल है, तो इस चरण में, चौथे चरण में 5 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहे हैं, उसमें से 3 सीट कम से कम बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 सीट पर जो है मतलब दिग्गजों की लड़ाई है, उसमें 2 तो केंद्रीय मंत्री हैं, गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय, और तीसरे सीट पर खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं चौथे सीट की बात करें समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर में 2 मंत्री की संतानों के बीच में लड़ाई है। वहां पर शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी है, वहीं सन्नी हजारी महेश्वर हजारी के बेटे हैं। दोनों बिहार सरकार में जदयू के ही मंत्री हैं, तो दोनों अपने अपने बेटी के लिए किस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं, ये उस क्षेत्र में बल्कि पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। देखना है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन लड़ाई इन चारों जगहों पर बहुत ही निर्णायक मोड़ पर है।
और 5वें से लोकसभा सीट अगर दरभंगा की बात करें तो वहां पर गोपाल जी ठाकुर दूसरी बार जीत के लिए मशक्कत कर रहे हैं। वहां पर राजद के ललित यादव चुनाव मैदान में, ललित यादव दरभंगा ग्रामीण के विधायक भी हैं। तो ललित यादव और गोपाल जी ठाकुर के बीच में मुकाबला जो अगर होगा तो वहां पर मिथिलांचल का इलाका है, मिथिलांचल के इलाकों में ब्राह्मणों की बहुतायत है, लेकिन ललित यादव को अपने बेस वोट यादव और मुस्लिम जो लालू यादव का जो राजद का बेस वोट है उस पर पूरा भरोसा है। वहीं उनको ये भी लग रहा है कि कुछ अगर फॉरवर्ड वोट या उसमें टूट हो तो उनको उसका लाभ मिले। देखिए पूरे विधानसभा, पूरे लोकसभा क्षेत्र में 5वें चरण में भी मूल लड़ाई मोदी जी के फेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और लालू यादव, तेजस्वी यादव, राजद का बेस वोट जो है उस पर लड़ाई लड़ी जा रही है। बेस वोट का मतलब है कि लालू यादव का जो बेस वोट है मूलतः वह है यादव, मुस्लिम, और इस बार उन्होंने 5 कुशवाहा उम्मीदवारों को उतार करके कुशवाहा समाज में एक नया मैसेज दिया है। कुशवाहा समाज पहले से नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस बार जो लालू ने दांव खेला है वह न सिर्फ इस लोकसभा चुनाव के लिए बल्कि आगे के विधानसभा चुनाव के लिए भी एक नए समीकरण को गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से वह समीकरण जो अभी तक बिहार में लालू यादव के लिए माइक समीकरण माना जाता था, उसे अब माइक समीकरण कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। माइक समीकरण का मतलब मुस्लिम, यादव और कुशवाहा। तो इन सारे जगहों के हिसाब से देखें तो पूरा सिनेरियो जो अभी तक जो है वो वही है कि मोदी का चेहरा और लालू का वोट बेस वोट। अभी ठीक है भोलानाथ सर, लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल लौटेंगे सर आपके पास। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील वकील जी भी जुड़े हुए हैं। तो सुशील सर, जिस तरह से आज चौथे चरण का मतदान 96 सीटों पर चल रहा है, ऐसे में 15 हाई प्रोफाइल सीट हैं, उनका तो जिक्र हम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज पर। देखिए 9 बजे तक आज जैसे पहले चुनाव में हो गया था, आज भी वही दोबारा रिपीट हो रहा है जी। बहुत सारी जगहों में किसी जगह 4% का वोटिंग 9 बजे तक, किसी जगह 5% का वोटिंग, तो बड़ा धीमा रहा आज भी। इस हिसाब से अगर जाएगा तो ये वो इस बार चौथा चरण जो हालांकि सबसे सेकंड लार्जेस्ट ये फेज है। पहले वो आया था, पहले 102 कैंडिडेट थे, इस बार 96 कैंडिडेट 10 से टेस्ट में अपना भविष्य आजमा रहे हैं। इस बार भी वो थोड़ी बहुत कठिनाई आएगी, वोटिंग परसेंट लो ही रहेगा, क्योंकि जो मॉर्निंग में देखा गया, हालांकि लोग प्रेफर करते हैं सवेरे मॉर्निंग में ही आना है क्योंकि उस टाइम धूप नहीं होती है, मौसम थोड़ा बहुत ही ठंडा होता रहता है। लेकिन इस हिसाब से जैसे मॉर्निंग में भी कम रहा है या वोटिंग का पैटर्न, मेरे को लग रहा है कि आगे भी पैटर्न जो वोटिंग का आज भी 64-65 क्रॉस नहीं करेगा। इसके बहुत सारे कारण है, आप देख लो। जो एक तो ये जो इलेक्शन है बहुत लंबा चला, 2 महीने का। लोगों को, कुछ लोग ऐसी जगह है जो पड़ोसी को पूछता है कि हमारे मोहल्ले में कब, या हमारे एरिया में कब इलेक्शन हो रहे हैं। पहले क्या होता था, 5-10 दिन में तो सारा कंप्लीट होता था, लोगों में जोश होता था। अब वो जोश इस बार वो देखा नहीं जाता है। दूसरा चीज है मौसम का बदलाव, जो अचानक ये गर्मी हद से ज्यादा पड़ रही है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि ये जो मॉर्निंग टाइम हो, इवनिंग टाइम है, उसमें निकले। लेकिन बहुत सारे सोचते फिर ये अपना मतदाता या अपना वोट नहीं कर लेते हैं। ये चीजें बहुत आगे के लिए मुश्किल हो रही है। अब देख लीजिए, दूसरा चीज है ये जो अपने जो नेता आपस में भाषणबाजी करे, एक दूसरे पे इल्जाम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम आ रहा है, पाकिस्तान पे राहुल गांधी आ रहा है, बाकी जो बड़े बड़े मुद्दे आ रहे हैं, उससे भी लोगों में थोड़ी सी वो हताशा जैसी है कि देखो जी आपस में क्या कर रहे हैं, इलेक्शन में ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। उस वजह से लोग थोड़ा ना उस वजह से निराश है, उस वजह से भी बहुत सारे अपना मतदान नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ओवरऑल जो चीज है हमें क्या देखना है, 3 सीटों का महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और यूपी, जिन पे सबकी नजर ज्यादा है। और ज्यादा सबसे ज्यादा जो हमारे कैंडिडेटों पे नजर है वो तो हैदराबाद में ओवैसी है। ओवैसी के इस बार उसके ये महादेवी लता जो बीजेपी ने खड़ा कर दी, बड़े जो अच्छी तरह उसका मुकाबला कर रही है। इतना कि 40 साल से जो ओवैसी परिवार के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन थी जहाँ किसी ने सेंध नहीं मारी, इस बार लग रहा है कि महादेवी लता वहां पर सेंध मार रही है। उसके नतीजे से ये देख लो कि पहली बार ओवैसी को मंदिर जाना पड़ा और भगवा उसका अपना पट्टा पहनना पड़ा। दूसरा चीज है अखिलेश यादव जी देखे कन्नौज में लड़ रहा है,
लेकिन उनके परिवार के पास भी ये तो बहुत सालों से सीट थी। लेकिन पिछली बार जो कन्हई वहाँ जो इसने डिम्पल यादव को जो हराया गया, इस बार भी बड़ा टफ कंपटीशन रहेगा, क्योंकि जहाँ वहाँ पर जो अपने कैंडिडेट लड़ रहे हैं, इसके पास बीजेपी तरह से दोबारा से वो पहले मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, अब दोबारा से लड़ रहे हैं। उसमें भी लगता है तो पार्टी भी बड़ा स्ट्रांग है, वहाँ का देखना है। तीसरा रहेगा अंजना चौधरी जो बहरमपुर से वेस्ट बंगाल से उठ रहा है। ममता ने उसके सामने भी खड़ा कर दिया टीएमसी का कैंडिडेट अपना पठान, यूसुफ पठान, जो बड़ा के फेवरेट टाइप का प्लेयर है, जो 2 बार वर्ल्ड कप में खेल चुका है। उसको भी वहां पर भी थोड़ा कंपटीशन लग रहा है, क्योंकि अधीर रंजन को कोई नहीं हरा सकता। 4-5 बार हमारा कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ, पहले कांग्रेस के शासन होते थे तो उसका बड़ा पावर मिलता था, जो भी वो काम चाहता था वो करता था। ये 1-2 जब से कांग्रेस हट गया दिल्ली से, तो उसके काम नहीं हो रहे, इसलिए लोगों में वहां पर भी निराशा है। और सबसे जो रोमांचक रहेगा वो रहेगा श्रीनगर की सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस पीडीपी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कैंडिडेट उठाया उसकी काफी उसका अपना पीछे से सपोर्ट है, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल सुशील जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। कैलाश विजयवर्गीय क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। और देखिए लगातार दिग्गज जो है वो अपने वोट कास्ट करने के बाद जनता से देखिए, आप घबराइए मत। मुस्लिम भाइयों के अभी अगर लाइन लगी है तो वो भी मोदी जी को वोट देंगे, क्योंकि गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ यदि सबसे ज्यादा मिला है तो हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला है। ये बात सही है, कांग्रेस उनके पास कह कर गई कि नोटा में वोट डालो, बाकी कोई वोट डालेगा नहीं। इंदौर शहर सकारात्मक शहर है, नकारात्मक शहर नहीं है, और इसलिए लोग वोट डालेंगे। 14 ऑप्शन है, 14 में से किसको भी दे सकते हैं, पर हाँ, लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। 25 लाख का क्या होगा सर? अब आपने कहा था 25 लाख देंगे, अगर कांग्रेस को किसी बूथ पे वोट नहीं आता तो आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर जिस पोलिंग बूथ पे सर्वाधिक परसेंटेज होगा वहां पर हम वहां के पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेंगे। युवा देश का मोदी जी के साथ आपको नजर आ रहा है बहुत ज्यादा। देखिए, युवा की आशा की किरण सिर्फ मोदी जी, और आज के समय में जब सारी दुनिया के अंदर एकदम अराजकता मची हुई, दो युद्ध हो रहे हैं, मतलब 4 देशों के अंदर युद्ध हो रहे हैं, बाकी देशों में तनाव चल रहा है। ऐसे समय में सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जिसकी की आर्थिक प्रगति हो रही है, उसकी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है। और ये मोदी जी का कुशल नेतृत्व इसीलिए संभव हो पाया, और ये युवा आजकल इंटरनेट पर सब चीज देखता है, समझ रहा है, और इसलिए वो मोदी जी का फैन है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये शहर सकारात्मक शहर है, नकारात्मक नहीं है, और नकारात्मकता को इस शहर ने हमेशा नकारा है। 29 की 29 हम सीट जीतेंगे। मैं भी आप कहो तो फिगर बता दूं, मतदान नहीं हुआ है, सारी सीट हम लगभग 3-4 लाख से जीतने वाले हैं, जितनी भी ट्राइबल सीट्स हैं सब। जहां पर उन्होंने कई सारी बातें कही, इसके साथ ही बीजेपी के पक्ष में वोट करने की बात भी वो कहते हुए नजर आए। तो वहीं उन्होंने कहा कि इंदौर शहर जो है वो नकारात्मकता का शहर नहीं है, सकारात्मकता का शहर है। और चलिए, हमारे जो खास मेहमान हैं वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी जहां अपनी बात कर रहे थे, तो वहीं आपके पास भी मैं लौटूंगी। तो वहीं विपिन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, वोटिंग प्रतिशत को लेकर सुशील जी ने कहा कि किस तरीके से जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ता और कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इसको लेकर, क्योंकि देखिए 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुका है। देखिए, जो सबसे चिंता का विषय है वो है कानपुर का, क्योंकि अगर सबसे कम कहीं मतदान हुआ है तो देखें तो कानपुर दूसरे नंबर पे उस पे आता है। औद्योगिक इकाई है, बड़ा शहर है कानपुर, और ऐसे में वहाँ पे मतदान ना होना, क्योंकि छुट्टी की जाती है मतदान के दिन, लोग समझ नहीं आ रहा है कि उदासीन क्यों है। कन्नौज दूसरे नंबर पर है सबसे अधिक मतदान में। वहाँ समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो उसकी संभावना हो सकती है। सीतापुर निश्चित रूप से पहले नंबर पर है। कम मतदान होना किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय नहीं होता है, वो भी तब जब हर साल हर लोकसभा सीट पे लाखों की संख्या में मतदान करने वाले व्यक्ति जो है बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर काफी सारे होते हैं उसमें से, तो
प्रशासन और इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। कई जगह हमने ऐसा भी देखा है कि मिठाई और ठंडे पानी से जो मतदान करने आ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। दिव्यांगों के लिए अलग से सुविधा की गई है। उसके बावजूद कहीं ना कहीं अब राजनीतिक दल के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके से ग्राउंड स्तर पे काम करके जो मतदान कर्मी है उनके बूथ पर उनको बाहर लेके आए और उनसे मतदान करवाए, क्योंकि जब तक मतदान नहीं करेंगे तब तक इस देश में फिर वो आगे 5 साल सवाल नहीं उठा सकते हैं। दोनों दल, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, वो इस कम मतदान को अपने अपने तराजू में तोल रहा है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि विपक्ष के मतदाता ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही है इसलिए वो मतदान करने नहीं आ रहे हैं, वहीं जो विपक्ष है उसका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता हैं वो उससे ऊब चुके हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है इसलिए वो मतदान करना नहीं आ रहे। मतदान जरूर करना चाहिए, चाहे किसी को भी लेके करें। और उत्तर प्रदेश में तो हमने 2019 में भी देखा था जब 7 चरणों में चुनाव हुए थे तो उसमें हर चरण में मतदान प्रतिशत जो है गिरा था। ये अच्छे संकेत नहीं थे। 60% मतदान अगर होता है तो उसको कोई बहुत अच्छा मतदान आप नहीं मान सकते हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए और इसके लिए अब राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ताओं को सामने आना पड़ेगा, उनकी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये बढ़ सकता है। बिल्कुल विपिन सर, लौटेंगे आपके पास और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मनीष गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करते हुए। तो मनीष जी, इस वक्त तक के जो आंकड़े सामने आए हैं वोटिंग परसेंटेज के, इसको लेकर आपका क्या एनालिसिस कहता है वो तो आपसे जानेंगे ही, लेकिन लगातार कम होता ये वोटिंग परसेंटेज बीजेपी के 400 पार के नारे के बीच कितनी ज्यादा चुनौतियां खड़ा करता हुआ? मेरे ख्याल से अभी तोमर साहब कह रहे थे कि भाई अगर कम वोटिंग है तो बीजेपी को नुकसान होगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हर बार अलग अलग रीजन है, हर व्यक्ति का अलग रीजन है, हर क्षेत्र का अलग रीजन है, तो जनरलाइज करना मेरे हिसाब से थोड़ा कठिन होगा। मेरा ये कहना है कि ये बात सही है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम का अगर देखें तो वोटिंग परसेंटेज मुसलमानों का ज्यादा रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें मानो बुर्काधारी महिलाएं हैं वो किसका किसको वोट डाल दे, ये सब बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज मुस्लिम कम्युनिटी में जाता होगा कि भाई आप सबको वोट डालना है और इसको वोट डालना है। ऐसी हमने खबरें भी टीवी अखबारों में खूब देखी हैं जहां किसी महिला ने भाजपा को वोट डाल दिया तो उसके परिवार वालों की उसकी पिटाई कर दी गई, चाहे वो ट्रिपल तलाक से इंस्पायर होकर की गई। इन सब बातों का कितना फर्क है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ये कहना है कि ऊब जाते हैं विपक्षी पार्टियों के वोटर भी। ऐसे लोग हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश में लगता है कि उत्तर प्रदेश में कसी 70 और 80 के बीच की है। मानो भाजपा कहती है हम 75 जीतेंगे, समाजवादी पार्टी है कि हम 25 जीतेंगे। कहीं ना कहीं वोट को लगता है यार सरकार उत्तर प्रदेश में फिलहाल भाजपा की है, केंद्र में किसी भी खराब से खराब स्थिति में केंद्र में एनडीए 300+ चली जाएगी। ऐसे में क्या फायदा वोट डालने का? मानो मुसलमान है वो कहता है यार मैं तो नहीं डाल रहा, वोट डालूं किसे? या तो नोटा दबा के आऊंगा या मैं किसी और को डाल दूंगा। तो कहते ना भी जाओ तो कोई कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो ये जो आंकड़ा है ये भाजपा कांग्रेस दोनों को अफेक्ट कर सकता है। तो कांग्रेस मतलब विपक्ष से है मेरा, तो किसी एक सिद्धांत को बनाना ठीक नहीं है। कई बार ये भी होता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, पर जिस तरीके से भाजपा के बारे में कहा जा रहा है लगभग सभी राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि 70 सीटें कम से कम जीत रही है। इसका मतलब है ऑलमोस्ट उत्तर प्रदेश और बिहार की पोजीशन ठीक ठाक ही है। तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई देता। और देखिए सच तो ये है कि जितना काम, मैं इंडिपेंडेंटली बोल रहा हूं, जितना काम विकास के नाम पर मोदी सरकार ने किया है पिछले 10 साल के किसी शासनकाल में नहीं हुआ होगा। लेकिन देश की जनता विकास पर वोट डालती कहाँ है? हमारे देश की 80% आबादी तो जाति पर वोट डालती है सर। अब जाति पर आप वोट डालते हैं और फिर कहते हैं कि जनता वोट नहीं डालते हैं, एंटी इनकम्बेंसी कोई है ही नहीं कोई चीज। इस देश में प्रत्याशी जाति के हिसाब से तय होते हैं, धर्म के हिसाब से तय होते हैं और वोट भी ज्यादातर जाति के हिसाब से डालते हैं। अगर ऐसा ना होता तो प्रत्याशी लगातार पार्टियां नहीं बदलते रहते। उन्हें लगता है मैं जाट हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं दलित हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मैं यादव हूँ, मैं पटेल हूं, मैं इधर किधर चला जाऊंगा, मेरी सारी जाति के वोटर उधर से इधर आ जाएंगे। ऐसा होता है और जब ऐसा होता है तो फिर हमारे पास जनता तो बस अपने जाति का लाभ देखती है।
उसे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। यानी एक प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी में है भाजपा में आ गया तो उनके सारे समर्थक भी भाजपा में आ गए, राय की विचारधारा रह गई भाई, राय की विचारधारा। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि वोटिंग परसेंट का अनुमान जो तोमर साहब कह रहे थे मैं उनसे सहमत नहीं हूं, फिर भी इस बात से जरूर सहमत हूं कि कहीं ना कहीं अगर हम 5 चुनावों को देखें, 10 चुनावों को देखें, लोकसभा विधानसभा को मिलाकर, जहां जहां कम वोटिंग होती है वहां भाजपा को नुकसान होता तो है, लेकिन कोई ऐसी सीट है जहां भाजपा पहले से बढ़त बनाई नजर आ रही है। मैं एक लोकसभा सीट के हिसाब से कह रहा हूं, और वहां अगर वोटिंग परसेंट कम है तो यह भी हो सकता है कि विपक्षी परास्त हो गए और उन्हें लग रहा है कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जहां कांटे की टक्कर है, जैसे मैं बात करूं कन्नौज की, कन्नौज का रिजल्ट एक लीडिंग रिजल्ट होगा, बताएगा समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या है। तो ऐसे जनरलाइज करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। लेकिन अगर सीट वाइज चर्चा करें, मानो अकबरपुर के बारे में तोमर साहब बताएंगे तो उनसे चर्चा करने में और मजा आएगा। मानो भोलानाथ जी कहेंगे फर्रुखाबाद के बारे में बताओ तो और मजा आएगा। तो ऐसे और बेटर एनालिसिस हो पाएगी। बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल आपने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो सिनेरियो होता है पूरा राजनीतिक और वोटिंग प्रतिशत आखिर जो बढ़ रहा है डाउन होना, आपने उसके बारे में भी चर्चा की। और हमारे तमाम गेस्ट लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और उनसे लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं, खास चर्चा भी कर रहे हैं। लगातार आपको बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का ये रण लगातार जारी है, चौथे चरण का ये रण, इसकी खबर आप तक अप टू डेट पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। लगातार चौथे चरण की 96 सीटों पर मतदान को लेकर अहम जानकारियां आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बताने जा रहे हैं। चौथे चरण के लिए 96 सीटों पर लगातार मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज से एक बार फिर से आपको अपडेट कर दें। बिहार में सुबह 9 बजे तक 10% वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में सुबह 9 बजे तक 5.07% वोटिंग होती हुई। झारखंड में सुबह 9 बजे तक 11.78% वोटिंग। एमपी में सुबह 9 बजे तक 14.97% वोटिंग। महाराष्ट्र में 6.45% वोटिंग हो चुकी है। ओडिशा में 9.23% वोटिंग हुई है। तेलंगाना में सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 9.51% रहा। उत्तर प्रदेश में 11.67% वोटिंग। वेस्ट बंगाल की बात कर ली जाए तो सुबह 9 बजे तक 15.24% वोटिंग। चौथे चरण के लिए 96 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की सीटों की अगर बात कर ले तो उस पर भी हम आपको सिलसिलेवार सीटों का वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं। बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 बजे तक 11.67% तक कुल मतदान हुआ। अकबरपुर में सुबह 9 बजे तक 12% तक वोटिंग। बहराइच की बात करें तो 14% तक वोटिंग हुई। दौरहरा में सुबह 9 बजे तक 13.96% तक वोटिंग। इटावा में सुबह 9 बजे तक 7.06% तक वोटिंग। फर्रुखाबाद में सुबह 9 बजे तक 13.15% तक वोटिंग। हरदोई में सुबह 9 बजे तक 13.17% तक वोटिंग हुई। कन्नौज में सुबह 9 बजे तक 14.23% तक वोटिंग। कानपुर में सुबह 9 बजे तक 7.84% तक वोटिंग। खीरी में 9 बजे तक 12.21% तक वोटिंग हुई है। इसके साथ ही मिश्रिक में 9 बजे तक 12.92% तक वोटिंग। शाहजहांपुर की बात करें तो 5.94% तक ही वोटिंग शाहजहांपुर में देखने को मिली। सीतापुर में 9 बजे तक 14.28% तक वोटिंग। उन्नाव में 9 बजे तक 11.85% तक की वोटिंग हुई है। ये लगातार आपको उत्तर प्रदेश की सीटों से जुड़ी वोटिंग प्रतिशत जो है वो बता रही हैं। टीवी स्क्रीन पर भी आप लगातार देख रहे हैं, क्योंकि देखिए चौथे चरण का ये रण है। चौथे चरण का ये रण बेहद खास हो जाता है अपने आप में। आपको बताएं, लगातार 10 राज्यों की 96 सीटों पर यह चुनाव, और उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात करें 13 ऐसी सीटें हैं जहां पर नेट टू नेट फाइट देखने को मिल रही है प्रत्याशियों के बीच में, जिसमें 2 से 3 जो सीटें हैं वो हाई प्रोफाइल सीटें मानी जा रही हैं। और ये वोटिंग प्रतिशत भी आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
और लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी का रुख करते हुए, तो भोलानाथ सर, जैसा कि आप बता रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज अभी उतना नहीं है जितने की उम्मीद जताई जा रही थी। अच्छा सर, वोटिंग परसेंटेज लगातार चौथे चरण में भी अभी कम होता ही जा रहा है। तीसरे चरण तक तो जो बात समझ में आई थी वो ये थी कि गर्मी का माहौल काफी ज्यादा, लेकिन आज कुछ जगह पर खुशनुमा मौसम बना हुआ है, फिर भी जो मतदाता है उनकी उदासीनता लगातार बनी हुई। क्या कुछ कारण समझ पा रहे हैं आप? देखिए, पिछले बार भी जो वोट परसेंटेज था 9 बजे तक का, वो कमोबेश यही था जो आज है, 10.18 आज आ रहा है। और पिछले लोकसभा चुनाव मतदान वाले दिन भी लगभग यही था। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये मतदान 60 से प्लस जाएगा और 65 तक या 70 तक जा सकता है, लेकिन वो 60 प्लस में जाकर के रुक गया, 65 तक नहीं गया। 2-3 कारण इसके लिए बहुत ही स्पष्ट हैं। जैसे कि एक तो ये है कि जैसा मनीष जी भी बता रहे थे कि मतदाताओं में एक उदासीनता है, वो अपने बीच के उम्मीदवारों की तलाश नहीं कर पा रहे हैं। एक तरह से कहें तो बड़ी पार्टियों की तरफ से उम्मीदवार उनके ऊपर थोप दिए जाते हैं। उनको लगता है कि ये उम्मीदवार बनना चाहिए, ऐसा उम्मीदवार बनना चाहिए जो उनसे उनको सर्वसुलभ हो, उससे मिलने में उनको आसानी हो, कहीं भी कुछ भी अपने परेशानी हो, काम हो, उससे कह सकें, बात कर सकें। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी जो है उनसे मुलाकात ही नहीं करते हैं, जो सांसद बन जाने के बाद आमतौर पर वो क्षेत्र में कम जाते हैं। तो एक तो ये है उदासीनता की वजह कि वो अपने बीच के उम्मीदवार को नहीं देख पा रहे हैं। वो अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो मैंने जैसा कहा कि एक चेहरे पर लड़ रहे हैं, या तो मोदी का चेहरा है या यहाँ बिहार में लालू का चेहरा है। दूसरी बात यह है कि जैसे मतदान का प्रतिशत जो पिछले दो फेज के जो अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो बहुत ही पुअर था, बहुत ही खराब था। हम लोग खुद चकित थे कि क्या हो गया है। लेकिन जब तीसरे फेज में स्थिति सुधरी तो साफ कारण, एक ये बड़ा कारण पता चला कि मौसम का असर, मौसम के असर की वजह से पिछले जो मतदान जो हुआ था थर्ड पेज का, उसमें मौसम सुधरा तो मतदान का प्रतिशत 60% से ऊपर चला गया है। आज भी मौसम ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आज भी मतदान का प्रतिशत 60% से ऊपर जाना चाहिए। जहां तक मतदान बढ़ना चाहिए 70% से ऊपर जाना चाहिए कम से कम, लेकिन ये नहीं हो रहा है। लेकिन बिहार में अगर पिछले बार के भी ट्रेंड को देखें तो इन सीटों पर 60% से कुछ ज्यादा मतदान हुआ था। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी ऐसा होगा। एक चीज जो बड़ा कारण मैं आपको बताना चाह रहा था, जिस पर कि सबको ध्यान देने की जरूरत है, कि क्या चुनाव आयोग ऐसा कुछ संभव कर सकता है कि मतदान का समय जो है कम से कम 2 घंटे पहले ले आए, 2 महीने पहले ले आए। 2 महीने पहले यदि फरवरी और मार्च में, अभी जो मई और जून में जो चुनाव हो रहा है, वो अगर फरवरी और मार्च में चुनाव हो, चूंकि ये लोकतंत्र का एक बड़ा महापर्व है, लोगों की इसमें सहभागिता सबसे जरूरी है। अगर मौसम की वजह से लोग कुछ भी विमुख हो रहे हैं तो क्यों न चुनाव आयोग ऐसा कोई प्रयास। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरमंदिर साहिब में सेवा की है। पटना के हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर, अहम जानकारी बता रहे हैं। पटना साहिब गुरुद्वारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने मत्था टेका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरमंदिर साहिब में सेवा की। पटना के हरमंदिर साहिब पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी मत्था टेकते हुए नजर आए। तो गुरुद्वारे में पहुंचे हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। भाजपा की जीत के लिए लगातार वो दुआएं कर रहे हैं और अपनी जीत को लेकर, बीजेपी की तैयारियों को लेकर वो जीत के लिए काफी ज्यादा आश्वस्त भी हैं। और इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी हरमंदिर साहिब में सेवा करते हुए नजर आए और हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, देखिए मनीषा, पटना साहिब गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्था टेका है। यहाँ पर वो पहुंचे, पीएम मोदी ने हरमंदिर साहिब में सेवा की है। और देखिए, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की जीत को लेकर प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में पटना साहिब गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मत्था टेका। आज वो पटना दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने हरमंदिर साहिब में सेवा की है और पटना के हरमंदिर साहिब में गुरुद्वारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और भी बीजेपी के जो कई नेता हैं वो उनके साथ में मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह उनके इस दौरे को लेकर भी देखने को मिला है। पटना के हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। पटना साहिब गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री मोदी ने मत्था टेका। लगातार भाजपा की जीत को लेकर वो प्रार्थना करते हुए नजर आ रही हैं। बिल्कुल, तो पटना के हरमंदिर साहिब पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से एनडीए की जीत के लिए प्रार्थना की है। और आपको बता दें कि लगातार पीएम नरेंद्र मोदी अलग अलग जगह पे जाकर भगवान से
और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सेवा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास तस्वीरें पटना साहिब गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर उन्होंने पहुंचकर सेवा भाव से लोगों को भोजन भी कराया। पटना साहिब गुरुद्वारे में पीएम नरेंद्र मोदी सेवा करते हुए, और ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ कहती हुई, जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा भी रहने वाला है और वाराणसी में एक मेगा रोड शो होगा, नामांकन भी दर्ज कराने के लिए पहुंचेंगे। उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी का हरमिंदर साहब में मत्था टेकते हुए और सेवा करते हुए ये जो खास तस्वीरें आई हैं सामने, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। बिल्कुल मनीषा, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगह पर पहुंचे और आज वो पटना के हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में पहुंचे और यहाँ पर देखिए वो किस तरीके से सेवा भाव में नजर आ रहे हैं, किस तरीके से वो भोजन करवाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरमिंदर साहिब में सेवा की। इसके साथ ही तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी पटना में वो है, पटना के दौरे पर, इसके बाद वो वाराणसी भी पहुंचेंगे। जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया कि वहां पर वो रोड शो करने वाले हैं, नामांकन भी आज दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये किस तरीके से देखिए आप सेवा भाव देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सेवा भाव करते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए की जीत के लिए भी लगातार वो प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज उन्होंने इस गुरुद्वारे में अपना मत्था टेका है, प्रार्थना की है और इसके साथ ही सेवा भाव में भी वो सरोबार नजर आए हैं। बिल्कुल। और दीपिका, ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत ज्यादा बड़ा संदेश तो दे रहे हैं और लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को रख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा, क्योंकि देखिए लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब आज चौथे चरण का ये रण है जो अपने आप में बेहद खास हो जाता है। सुशील जी, आपके पास में आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए लगातार देखा जा रहा है। मनीषा, आपके पास में आना चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, वोटिंग प्रतिशत के बारे में आपने बातचीत की। आपने कहा कि जिस तरीके से अगर जनता जो है वो किस आधार पर वोट देती है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम वोटर की बात करें उसका कितना बड़ा योगदान आप मान सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फर्स्ट टाइम वोटर से संवाद करते हुए इस बार नजर आए हैं। बात को लेके ये कहना चाहता हूं कि जो फर्स्ट टाइम वोटर आज जी और फर्स्ट टाइम वोटर 15 साल पहले में बड़ा फर्क था जी। पहले का जो 15 साल पहले का जो फर्स्ट टाइम वोटर था वो उतना अवेयर नहीं था पॉलिटिक्स से, उसे चीजों के बारे में उतना पता नहीं है जी। आज का जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो यानी आज 18, 19, 20 साल का हुआ है, 21 साल का हुआ है, यानी पिछले लोकसभा के बाद जिसने 18 की एज पूरी करी हो, वोटिंग का राइट मिला हो, वो सोशल मीडिया स्पेशली व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से वेरी वेल कनेक्टेड है। तो ऐसे में मेजर थॉट्स उसके पास पहुंचे हुए हैं। उसको ये लाइन लेनी होती है कि मैं राष्ट्रवाद में फॉलो कर रहा हूं या मैं कांग्रेसी विचारधारा को फॉलो कर रहा हूं। उसको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आज से अगर 25 साल पहले की बात करूं मानो, या 30 साल पहले की बात करूं, जब हम बिल्कुल छोटे थे, जब हम वोट 1-2-3 बार डाल रहे थे, तब हमें राजनीति का जितना आइडिया था, ये हमारे हम उम्र लोगों को जो हमारी ऐसी प्रोफेशन में नहीं थे, उसके मुकाबले आज का युवा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वर्सेटाइल है और उसको ज्यादा नॉलेज है और वो हर बात पर एक थॉट प्रोसेस रखता है जी। वो ध्रुव राठी के वीडियो भी सुनता है, वो अजीत अंजुम को भी सुनता है, तो वो अर्नब को भी देखता है और वो रूबिका लियाकत को भी देखता है। तो उसका थॉट बड़ा क्लियर है। फिर भी वापस आते हैं उसी माइंडसेट के साथ, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, सबसे पहले फर्स्ट टाइम वोटर वो देखता है डेवलपमेंट, इकोनॉमी की बात, एम्प्लॉयमेंट की बात। इस देश का एक बड़ा दुर्भाग्य ये हो गया राजनीति में कि हमने एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार को नौकरी से जोड़ दिया है। यानी नौकरी का मतलब रोजगार, जबकि ये उचित नहीं है। आज का युवा जो हमारे यहाँ देखता है कि मेरे को रोजगार कैसे मिलेगा, यानी नौकरी कैसे मिलेगी, आज के युवा के बारे में इस तरह की फीलिंग लोग डाल देते हैं कि भाई उसे पकौड़े का बिजनेस करने में खराब लगता है। देखिए, मैं गुप्ता हूं यानी बनिया हूं। जब मैं छोटा था 8th में एक सब्जेक्ट था हमारे कास्ट कला, लकड़ी की कला। तो जाहिर है मेरे घर वालों ने कहा यार तू बनिया का लगा, कहां लकड़ी काटना सीखेगा, कैसे वसूली से काम करते हैं, नहीं सीखना चाहिए तुम्हें, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। हमने कहा ठीक है, हमने नहीं किया, हमने अपने अकाउंटिंग की पढ़ाई की, सीए कर लिया, आ गए।
आज जब हम अपना घर बनवा रहे हैं तो देख रहे हैं कौन बिनियर बना रहा है, कौन लकड़ी काम कर रहा है, वो लोग करोड़पति हैं, वो हम लोगों से बहुत आगे हैं। वो लकड़ी का काम करके बहुत आगे चल रहे हैं, जो लोहे का काम कर रहा है वो बहुत आगे चल रहा है। तो वर्चुअली आज का युवा देख रहा है कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे विकास होगा। ये मैं उस युवा को ये भी समझना होगा कि रोजगार लेना और रोजगार देना, इन दोनों में एक बड़ा फर्क है। रोजगार देने में अलग प्राइड है, आपकी इनकम ज्यादा, आपका स्टेटस ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आज का युवा ये जरूर फोकस कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। और वरिष्ठ पत्रकार विपिन तोमर जी के पास लौटते हुए, तो विपिन जी, आज जैसा कि वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा तो लगातार हम अपडेट दे ही रहे हैं और लगातार उन कारणों पर भी चर्चा चल रही है कि किन कारणों के चलते मतदाताओं की उदासीनता तीसरे चरण के बाद चौथे चरण तक बनी आ रही है। इधर एक और बात निकलकर ये सामने आई है कि जो लोग बाहर सर्विस करने जाते हैं, बाहर राज्यों में, बाहरी देशों में या बाहर जिलों में, वो लोग अपने प्रदेश में आकर, अपने क्षेत्र में आकर वोट नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर कि इस बार का वोटिंग परसेंटेज लगातार गिरता जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मनीष जी ने कहा था कि मेरा ये कहना था कि वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि दोनों में से किसी का भी नुकसान हो सकता है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर काम करने जाता है वहां वोटिंग प्रतिशत कम होता है। बिल्कुल दूसरे चरण के चुनाव में जब गाजियाबाद में चुनाव हुआ था तो इसमें 4 फैक्टर सामने आए थे। पहला ये कि दिल्ली में उस दिन छुट्टी नहीं थी और गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ से बहुत सारे लोग दिल्ली में काम करने या व्यापार करने जाते हैं, उसका बड़ा फैक्टर था। बिल्कुल। दूसरे चरण में विपिन सर सुनेंगे आपको, बिल्कुल विपिन सर आपकी बात को जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त ये खास तस्वीरें हम हरमिंदर साहिब से दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका है, साथ ही वो सेवा करते हुए भी नजर आए। पूरी सेवा भाव से उन्होंने प्रसाद भी लोगों को बांटा और मत्था टेकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये उसी वक्त की तस्वीरें जब वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और उन्होंने एनडीए की जीत के लिए प्रार्थना भी की। बिल्कुल मनीषा, सही कहा आपने। लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, जहां पर पटना के इस गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और देखिए तस्वीरों में, देखिए किस तरीके से वो यहाँ पर लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों से बातचीत भी उन्होंने की। इसके साथ ही उन्होंने सेवा भाव से यहाँ पर सभी को प्रसाद भी बांटा और ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं जो बेहद सेवा भाव वाली तस्वीरें हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुद्वारे में सेवा की और सभी को इस सेवा के भाव से प्रसाद भी सबको बांटा है, सबको खिलाया है। ये तस्वीरें बेहद खास है अपने आप में, क्योंकि देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और यहाँ पर आज उन्होंने इस गुरुद्वारे में अपना मत्था टेका है और एनडीए की जीत की कामना करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। क्योंकि देखिए आज चौथे चरण का चुनाव है और चौथे चरण का चुनाव भी अपने आप में काफी अहम हो जाता है और इसी की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। बिल्कुल। और दीपिका, ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ बयां कर रही हैं, एक बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री जो एक बहुत बड़ा पद माना जाता है और वो इस तरह से अगर सेवा भाव कहीं करता हुआ नजर आए तो उसका एक ये संदेश जरूर जा रहा है कि वो लोगों से कितना ज्यादा अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा रहने वाला है वो भी बेहद खास रहने वाला है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान जो जोश खरोश देखने को मिलता है, जो मेगा रोड शो में जनता का प्यार देखने को मिलता है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा की जीत का अंदेशा तो उसी वक्त से मिलना शुरू हो जाता है। और ये उस वक्त की तस्वीरें लगातार ये बयां करती हुई कि किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने का प्रयास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को उन्हीं के बीच का दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर उन्होंने हरमिंदर साहब जाकर मत्था टेका, सेवा भाव से लोगों को प्रसाद वितरित किया और लोगों से वो मिलते हुए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी डेवलप करते हुए नजर आए। बिल्कुल मनीषा, लगातार देख पा रहे हैं हम तस्वीरों में, जहां पर बच्चों से भी वो मिले, महिलाओं से भी वो मिले और जो प्रसाद उन्होंने यहाँ पर सभी को बांटा, एक अलग ही भाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी नजर आ रहा है। और सही कहा आपने कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत बड़ा पद माना जाता है, ऐसे में वो कनेक्टिविटी का भी प्रयास लगातार करते हुए नजर आते हैं, लगातार वो कनेक्टिविटी करते रहते हैं। और देखिए लगातार हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कह रहे थे विपिन जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए।
जी देखिए, दूसरे चरण में जब गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ में चुनाव था तो उस दौरान दिल्ली में छुट्टी नहीं की गई थी। तो जो राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता थे वो मान रहे थे कि अधिकतर लोग अपनी नौकरी या व्यापार के लिए वहां गए। इसके अलावा लॉन्ग वीकेंड जो था, शुक्रवार को चुनाव था तो शुक्रवार, शनिवार, इतवार, इसको भी लेके ये चर्चा थी कि लॉन्ग वीकेंड है, लोग बाहर चले गए हैं। फिलहाल जो अब बाद के चरणों में, तीसरे और चौथे चरणों में जो कारण निकल के आ रहे हैं वो संभवतः दो हैं। एक तो गेहूं की कटाई बेहद महत्वपूर्ण है जो फिलहाल कई इलाकों में चल रही है। किसानों के पूरे साल की मेहनत होती है वो, और उसको लेके किसान डरा हुआ होता है कि कहीं मौसम न बदल जाए। दूसरा, गर्मी भी एक इसके पीछे बड़ा कारण है कि गर्मी की वजह से लोग नहीं निकल रहे, लेकिन उदासीनता जरूर कुछ ना कुछ कहती है। इसके लिए मैं फिर जैसे चर्चा की शुरुआत में मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन और जिला प्रशासन तो बहुत कोशिश कर रहा है। अब जो कंधों पे भार है वो राजनीतिक दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर है कि उनको किसी तरीके से आगे आना पड़ेगा और घरों से लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें तो ये जो फ्लोटिंग प्रतिशत है, इसको आप अगर देखेंगे 1992 से लेकर अब तक, तो अगर इतना फ्लोट हुआ है मतदान तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है सत्ताधारी दल को। वहीं मनीष सर ने जिस तरीके से फर्रुखाबाद, अकबरपुर की बात करी थी तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। तो उसको कवर अप करना किसी भी विपक्ष के लिए बड़ा मुश्किल होता है। 2.5 लाख वोट को कवर अप कर पाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन कन्नौज में महज 13,000 वोटों से सुब्रत पाठक जीते थे। इसी तरीके से जब राहुल गांधी पिछली बार अमेठी से जीते थे तो उनका भी मार्जिन तब था जिसको स्मृति ईरानी वहां उनको हराने में कामयाब हो पाई थी। कन्नौज में हमें देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या वो 13,000 का मार्जिन बरकरार रख पाते हैं सुब्रत पाठक या नहीं, क्योंकि वो एक कम मार्जिन होता है। लेकिन फर्रुखाबाद और अकबरपुर में 2.5 लाख से अधिक वोटों से जीतना भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेताओं का सांसद जो बने थे, उसको कवर अप करना विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही कहा विपिन जी आपने कि लगातार बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं इस बार के चुनाव को। और हमेशा देखा जाता है कि जनता जो है कई मुद्दे हैं जिनके बारे में सोचती है, समझती है और उन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग स्थल पर पहुंचती है और अपने वोट का प्रयोग करती है। सुशील जी आपके पास में आना चाहूँगी। देखिए हमारे जो तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात की कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं चुनाव को। आपसे भी जरा इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी क्योंकि देखिए चौथे चरण का ये चुनाव है, वोटिंग प्रतिशत हम सबके सामने है और ऐसे में और भी कई तरह के फैक्टर्स हैं जो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए इस बार का जो चुनाव है, जैसे हमारे मित्रों ने यहाँ पर कहा कि देखो जी ये जिसमें इसमें जात पात वगैरह जो बड़ा काम करता है, जो कौन सा जाति किसको वोट दे रही है, अपने कैंडिडेट को दे रही है। मेरा कहना ये और मेरा मानना भी ये चीज है कि इसका बाद जो इलेक्शन है वो उतना उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब देख लीजिए अगर ऐसा होता है तो फिर क्या डिम्पल यादव जी अपना जो उनका गढ़ था या कन्नौज जो उनका गढ़ था जहाँ उनको 15-20 साल से कोई नहीं हरा सकता था वो हार जाती। ऐसे जो बाकी जगह जो कांग्रेस 40 साल 50 साल से जो उनके पास सीट है ये बड़ी मजबूती तरह से वो अपने पास संभाल कर रखे थे वो हार जाती। चुनाव में क्या हुआ जैसे प्रधानमंत्री का आपने आज देखा अभी हरमिंदर साहब मंदिर चले गए थे, गुरुद्वारा चले गए। बिल्कुल बिल्कुल।